आज का ये महासंग्राम क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके पेपर का नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो हर यूनिवर्सिटी में इस बार 2026 के एग्जाम में आने वाला है। अगर आप लोग 2026 में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कभी भी पेपर देने वाले हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मैंने पिछले 4-5 सालों के मॉडल पेपर को देखने के बाद आज का ये वीडियो तैयार किया है आपके एग्जाम 2026 के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाई थी जब मैं आपके यूनिट्स को पढ़ा रही थी। तो आपकी जो यूनिट्स हैं उन पर हमने डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप चाहते हैं तो यूनिट्स की वीडियो ज़रूर चेक करके देखिएगा। आज हम सारी यूनिट से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत क्या? प्लेटो शिक्षा के बारे में क्या सिद्धांत देते हैं? देखिए, जो प्लेटो थे वो सुकरात के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सुकरात के। और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। प्लेटो का शिष्य अरस्तु और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। देखिए, आदर्श राज्य की स्थापना से प्लेटो शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देता है। प्लेटो जो था आदर्श राज्य की कल्पना करता था। आदर्श राज्य का सिद्धांत देता है कि एक जो राज्य है वो आदर्श होना चाहिए। शिक्षा एक और समाज सेवा का साधन है। प्लेटो का मानना है कि जो शिक्षा एक और समाज सेवा का साधन है और दूसरी ओर सत्य की खोज है, क्योंकि प्लेटो का जो गुरु सुकरात था वो सत्य की खोज में लगा रहता था और गुरु का पूरा प्रभाव अपने शिष्य प्लेटो के ऊपर पड़ा था। तो प्लेटो भी अपने गुरु की तरह सत्य की खोज में रहता था। सुकरात ने कोई भी बुक नहीं लिखी, कोई भी ग्रंथ नहीं लिखी, लेकिन सुकरात के विचार प्लेटो पर इतने ज़्यादा पड़े थे कि प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में सुकरात के ही सारे विचारों को प्रस्तुत किया है। तो विचारों से प्रभावित होकर, सुकरात के विचारों से प्लेटो प्रभावित होकर अपने ग्रंथ द रिपब्लिक में सुकरात के सारे विचारों को लिख डालता है। शिक्षा का उद्देश्य समाज में चेतना, कर्तव्य भाव और एकता पैदा करना होता है। प्लेटो का कहना है कि जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो समाज में चेतना भी पैदा करती है, कर्तव्य भाव और एकता को भी पैदा करती है। इसका ध्येय जो है मनुष्य को ज्ञान के प्रकाश से उसे अज्ञान से छुटकारा दिलाना है। और जो शिक्षा है वो इंसान को ज्ञान के प्रकाश देती है और अज्ञानता को दूर करती है, जिससे वह अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को हर तरीके से डेवलप कर सकता है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा का ध्येय मनुष्य के ज्ञान को आलोकित करना है, जिससे वह इंद्रिय जगत से परे वास्तविक सत्य को देख सके। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में मैंने जब यूनिट्स पढ़ाई थी तो और डिटेल में पढ़ाया था, बट आप इस तरीके से अपना आंसर लिख करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दासता पर अरस्तु के विचार दीजिए। देखिए, दासता का मतलब होता है दास प्रथा। तो अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते थे। देखिए, जब मैंने अरस्तु के बारे में आपको पढ़ाया था यूनिट्स में, तो मैंने आपको बताया था कि अरस्तु मानते हैं कि दास प्रथा होनी चाहिए, गुलाम यानी नौकर होना चाहिए, क्योंकि बिना दास के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते, तो दास का होना भी ज़रूरी है। देखिए, अरस्तु की धारणा या अरस्तु का मानना है कि जो स्वामी है दास का स्वामी होता है। यहाँ पर दास लिखा हुआ है और दास का मालिक पर अधिकार नहीं है, और जो मालिक है उसका अपने दास के ऊपर अधिकार है, अपने गुलाम के ऊपर अधिकार है। लेकिन जो दास होते हैं ना, उनका अपने मालिक पर कोई अधिकार नहीं होता, जबकि दास स्वामी का दास ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसी का होता है। अरस्तु का कहना है कि जो दास होता है वो स्वामी का केवल दास यानी नौकर नहीं होता, वो पूर्ण रूप से अपने हर एक तरीके से वो अपने मालिक का ही होता है। अरस्तु का कहना है कि परिवार की व्यवस्था के लिए दास प्रथा आवश्यक और अनिवार्य है, क्योंकि उसके संचालन के लिए यानी परिवार के संचालन के लिए सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। और अरस्तु का मानना है कि जो सजीव संपत्ति है वो दास है। दास जो है सजीव संपत्ति है, और जो निर्जीव संपत्ति है उसमें मकान हो गया, घर, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो निर्जीव संपत्ति में आती हैं।
और जो स्वामी होता है उसके लिए उसकी जो सजीव संपत्ति है वो उसके दास ही होते हैं। अरस्तु का कहना है कि दास केवल पारिवारिक ही नहीं अपितु सामाजिक जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक अंग है, और दास के अभाव यानी दास की कमी में कोई भी पारिवारिक कृषि या उत्पादन संबंधी कार्य नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, इनके अभाव में शासकीय और प्रशासकीय कार्यों के लिए भी नागरिकों में उपयुक्त गुणों का विकास नहीं हो सकता। और अरस्तु का ये भी कहना है कि व्यक्ति जो है अपनी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान नहीं होते। जो व्यक्ति इस दुनिया में आए हुए हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से समान नहीं होते। प्रकृति ने व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान नहीं बनाया। यही वजह है कि लोगों में क्या होता है, अलग अलग गुण और योग्यता होती है। जिसमें अधिक गुण और अधिक योग्यता है वो स्वामी होता है, और जो कम बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, वो स्वामी के दास होते हैं। क्योंकि अगर हर इंसान की बुद्धि बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो कोई किसी का दास नहीं बनना चाहेगा। तो जो दास होते हैं वो बुद्धिहीन होते हैं, उनके अंदर कम बुद्धि होती है, तो वो दास बन जाते हैं और लोगों की आज्ञा का पालन करते हैं, वो भी खुशी खुशी। और जो योग्यता वाले हैं, गुण वाले हैं, अच्छी क्षमता वाले हैं, वो स्वामी होते हैं, वो शासन करते हैं और कुछ शासित होने के लिए बने होते हैं, जैसे कि जो दास होते हैं। देखिए अरस्तु ये भी कहते हैं कि दास अपनी प्रकृति से ही अपना नहीं बल्कि दूसरे का होता है। ठीक है, वो बना ही बुद्धिहीन है। वह निश्चित ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या कब्जा है। यह कार्य करने का साधन है और कब्जा करने वाले से पृथक है। आई होप कि आप अरस्तु का दास संबंधी विचार समझ के होंगे। अरस्तु का मानना है कि दास प्रथा होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिकता पर अरस्तु के विचार प्रस्तुत कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरिकता पर भी अरस्तु के विचार आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। तो देखिए, अरस्तु राज्य के लिए नागरिकों को आवश्यक मानता है। अरस्तु जो है वो राज्य के लिए नागरिकों को आवश्यक मानता है, और साथ ही वो स्वाभाविक और राज्य प्रदत्त नागरिकता में भेद भी करता है। अरस्तु के अनुसार नागरिक वही है जो शासन के कार्य में भाग ले, राज्य का आवश्यक अंग हो, वही व्यक्ति जो है नागरिक होता है। वह व्यक्ति जो न्याय विभाग अथवा राज्य की सेवा में कार्यरत है, यानी जो राज्य की सेवा में या न्याय विभाग में कार्य कर रहा है, उस राज्य का वो नागरिक होता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की रचना नागरिकों से ही होती है। तो ये अरस्तु के विचार हैं, यानी जो शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, राज्य के अंग हैं, वही क्या है, नागरिक हैं उस राज्य के। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। अरस्तु ने कहा है कि जो राज्य है वो व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, राज्य की प्रकृति के संबंध में अरस्तु ने अपनी पुस्तक राजनीति में लिखा है कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है, यानी राज्य की उत्पत्ति पहले हुई है और मनुष्य बाद में। उसके इस कथन का तात्पर्य यह है कि राज्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अरस्तु का कहना है कि राज्य पहले आया और मनुष्य बाद में, क्योंकि मनुष्य जो है अपने जीवन में अपने हर एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने हर एक लक्ष्य को नहीं पा सकता, क्योंकि उसको अपने हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। अरस्तु का राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु का जो राज्य है वो सर्वोच्च समुदाय है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। सिसरो के सारे राजनीतिक विचार के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आप यूनिट्स के वीडियो ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। यूनिट नंबर 2 में मैंने आपको सिसरो के बारे में पढ़ाया है। अरस्तु की भांति सिसरो राज्य को प्राकृतिक नहीं मानता, वह इसे निर्मित तथा शासित वर्ग की सहमति पर आधारित मानता है। आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 2 जरूर देखिएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कानून के संबंध में सिसरो के क्या विचार हैं। तो देखिए, कानून के संबंध में सिसरो के 4 प्रमुख विचार हैं। सिसरो ने कानून को 4 भागों में बांटा है। पहला है कि यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय प्राकृतिक कानून में विश्वास रखता है। तो सिसरो का जो सबसे पहला कानून है वो प्राकृतिक कानून है, जो कि शाश्वत और अपरिवर्तनीय होता है, जो बदल नहीं सकता, और वो ईश्वर का कानून होता है।
दूसरा है प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय वस्तु है। और तीसरा पॉइंट है ये सार्वभौमिक, सार्ववेदीय और सार्वकालिक होता है। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक कानून राज्य निर्मित कानून से श्रेष्ठ होता है, यानी कि सिसरो का मानना है कि जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया कानून है वो मानव निर्मित कानून या राज्य निर्मित कानून से अच्छा होता है, और जिन राज्य निर्मित कानूनों में प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन है तो वो कानून नहीं हो सकता, ये मानना है सिसरो का। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिसरो के न्याय की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित होता है जो कि सद्विवेक का आदेश है। आप लोग सिसरो के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, जहां पर मैंने यूनिट्स में डिटेल में पढ़ाया है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिसरो का राजनीतिक चिंतन में योगदान। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ज़रूर पूछेगा कि सिसरो का राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है। सिसरो के राजनीतिक दर्शन को दो विचार प्रमुख थे, यानी कि सिसरो के राजनीतिक दर्शन में दो विचार प्रमुख थे, और उसमें देखिए विचार क्या थे। मिश्रित विधान की श्रेष्ठता में विश्वास और संविधानों के ऐतिहासिक चक्र का सिद्धांत। सिसरो के विचारों में मौलिकता होते हुए भी उनका राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में असाधारण महत्व है। सिसरो की विचारधारा में सबसे प्रमुख बात देखिए, सिसरो की विचारधारा में सबसे प्रमुख बात प्रकृति की एक सार्वभौमिक विधि के संबंध में है। देखिए, सिसरो जब कानून पर अपने विचार देते हैं तो सिसरो का कहना है कि कानून जो है भगवान का समवयस्क है। सिसरो का क्या कहना है कि जो कानून है भगवान का समवयस्क है, यानी कानून को ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि वह प्राकृतिक कानून को मानता है। सिसरो जो है प्राकृतिक कानून को मानता है। सिसरो ये मानता है कि संपूर्ण विश्व में ईश्वर का कानून चल रहा है और उस कानून को मनुष्य अपनी सद्बुद्धि के द्वारा समझ सकता है। तो जब सिसरो कानून के बारे में विचार देते हैं तो उनका यही मानना होता है। अगला क्वेश्चन है, बोंदा की 4 कृतियों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बोंदा की 4 कृतियों में पहली कृति है रेस्पॉन्स। कृति का मतलब रचना या बुक का नाम पूछ रहा है। तो दूसरी कृति है डेमोनोमेनी। तीसरी है हेप्टा प्लोमर्स, और चौथी है यूनिवर्से नेचरे थिएट्रम। ये बोंदा की 4 प्रमुख कृति हैं, आप नोट कर लीजिए, वेरी शॉर्ट में पूछता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोंदा ने सरकार के कितने भेद बताए हैं। तो बोंदा ने 3 प्रकार के भेद सरकार के बताए हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र और तीसरा है लोकतंत्र। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोंदा ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। तो देखिए, बोंदा का क्या कहना है कि बोंदा ने क्रांति के अनेक कारण बताए हैं। पहला बताया है दैवीय कारण, दूसरा है प्राकृतिक कारण और तीसरा है मानवीय कारण इत्यादि। ये सब बोंदा के अनुसार क्रांति के कारण हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोंदा के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, संप्रभुता पर जीन बोंदा के विचारों का वर्णन कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए परिभाषा देते हुए आप लिखेंगे, जैसे परिभाषा हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखेंगे बोंदा के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में डालकर लिखेंगे संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च सत्ता है जो कानून के द्वारा मर्यादित नहीं की जा सकती। उसने अन्यत्र कहा है, यानी कि बोंदा ने कहा है कि संप्रभुता राज्य का एक ऐसा तत्व है जो केवल राज्य में ही निहित रहता है, अन्य स्थानों पे उसका कोई महत्व नहीं रहता। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्लेटो को जब आप अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं, अरस्तु के बारे में, तो अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का पिता कहा जाता है। और जब आप आधुनिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब आप आधुनिक पॉलिटिकल साइंस के फादर की बात करते हैं, तो उनको मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। और अरस्तु को देखिए, अरस्तु वेस्टर्न पाश्चात्य, मतलब कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का जनक या फादर कहा जाता है।
तो नोट कर लीजिएगा, आधुनिक जब पूछा जाए एग्जाम में तो मैकियावेली, प्राचीन पूछा जाए तो अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मैकियावेली के 2 योगदान लिखिए। तो पहला योगदान है मैकियावेली का कि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली ही प्रथम विचारक थे जिन्होंने क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा संप्रभुता संपन्न राज्य की कल्पना की थी। और दूसरा इनका योगदान है, मैकियावेली ने राजनीति को नीति शास्त्र के चंगुल से मुक्त कर दिया। तो इसीलिए इनको पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेटो के न्याय की 2 विशेषताएं लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो प्लेटो के न्याय की क्या विशेषताएं हैं? प्लेटो के न्याय की पहली विशेषता है, न्याय आत्मा का गुण है। न्याय का संबंध मनुष्य की आत्मा से है तथा उसे बाह्य जगत के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता। ये आत्मा का गुण है। प्लेटो के न्याय की दूसरी विशेषता है, राज्य की आंतरिक भावना। प्लेटो का कहना है कि न्याय राज्य का गुण है, यह उसकी आंतरिक भावना है। राज्य जो है समस्त नागरिक की भलाई के लिए कार्य करता है, वह व्यक्तियों की समस्त कमियों को दूर करने का माध्यम है। तो प्लेटो के न्याय की ये 2 विशेषताएं आप नोट कर लीजिए। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का विशद रूप है। प्लेटो का ये कहना है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। प्लेटो का कहना है कि जो राज्य है व्यक्ति का विशद रूप है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे एग्जाम में करेंगे? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। प्लेटो मानता है कि राज्य जो है व्यक्ति का विशद रूप है। देखिए, राज्य जो है मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप है। प्लेटो का कहना है कि जो राज्य है मनुष्य की आत्मा का बाह्य रूप है। राज्य जो है व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो की ये मान्यता है कि मानव की आत्मा में बुद्धि या विवेक, साहस और तृष्णा सब होते हैं। ये तीनों तत्व मानव के व्यक्तिगत विकास को संभव बनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत दीजिए। प्लेटो आदर्श राज्य की कल्पना करता था। अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भवन के निर्माण हेतु उसने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के सिद्धांत के आधार पर स्तंभ के रूप में प्रयोग किया। प्लेटो का मानना है कि देखो, आदर्श राज्य क्या है? जिसको जिस काम करने का हुनर है, जो जिस काम को करने में सक्षम है, योग्य है, जिस काम को करने की जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता है, वो उस काम को करे और उसके काम में कोई हस्तक्षेप न करे, कोई इंटरफेयर न करे। ये न्याय है। प्लेटो के अकॉर्डिंग ये न्याय है। आदर्श राज्य की बागडोर वह ऐसे दार्शनिक शासकों के हाथों में सौंपता है जिसमें सुंदर आत्मा के सभी गुण हो। प्लेटो का मानना है कि जो राज्य है उसका शासक ऐसा होना चाहिए जिसमें हर प्रकार के गुण हो और उसकी आत्मा सुंदर हो, अर्थात वे सर्वज्ञ, विवेकशील और सर्वद्रष्टा गुणों से युक्त शासक हो। प्लेटो का मानना है कि जो शासक हो वो दार्शनिक होना चाहिए, उसके अंदर सभी गुण होने चाहिए ताकि वो अच्छे से शासन करे। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछेगा कि अरस्तु का राज्य संबंधी क्या सिद्धांत है, या राज्य की उत्पत्ति के विषय में अरस्तु के विचारों का वर्णन कीजिए। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप हेडिंग डालेंगे, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अरस्तु के विचार। देखिए, अरस्तु जो थे अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है और उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। देखो, प्लेटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे। तो प्लेटो जो थे वो सोफिस्ट वर्ग का हमेशा खंडन करते थे और अरस्तु ने भी अपने गुरु की तरह, प्लेटो की तरह ही सोफिस्ट वर्ग का विरोध करते हुए कहा है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो समझौते से, राज्य की उत्पत्ति क्या समझौते से हुई, इस चीज का वो खंडन करते हैं। अरस्तु के अनुसार देखिए, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रवृत्ति का ही परिणाम है। यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी प्रकृति से ही क्या है, राजनीतिक प्राणी है
और राज्य व्यक्ति की इसी प्रवृत्ति का परिणाम है। अरस्तु का मत था कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है। ये एक स्वाभाविक संस्था है, उसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं, वह सब संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च है। देखिए, अरस्तु का मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है तथा व्यक्ति एक राजनीतिक, जो मनुष्य है वो एक राजनीतिक प्राणी है, अर्थात व्यक्तियों के बीच और अरस्तु का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों के बीच किसी समझौते से नहीं हुई है, बल्कि सामाजिक संस्थाओं के विकास के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है और राज्य के अभाव में मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास संभव नहीं है। अतः मनुष्य स्वभाव एक राजनीतिक प्राणी है, इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समानता पर लॉस्की के विचारों का वर्णन कीजिए। तो लॉस्की ने समानता के ऊपर अपने क्या विचार दिए हैं, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, समानताओं का आशय ये है, लॉस्की के अनुसार समानता यानी समानता का क्या आशय है कि जहाँ तक संभव हो विषमताओं को कम किया जाए। विषमता का मतलब कि व्यक्ति व्यक्ति में जो अंतर है, भिन्नता है, असमानताएं हैं, उसको समाप्त किया जाए और सब व्यक्ति बराबर हैं। लॉस्की के विचार में समानता समाजीकरण की प्रक्रिया है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास के समुचित अवसर प्राप्त हों, जिससे वह व्यक्ति अपने गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके और हर व्यक्ति को समान मानना चाहिए। सभी में समानता है और सभी के लिए समुचित अवसर प्राप्त होने चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक हर तरीके का व्यक्ति अपना विकास कर सके। आपका अगला क्वेश्चन है, बोंदा के मतानुसार संप्रभुता की सीमाएं क्या है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, बोंदा प्रकृति की विधियों की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो राजा को ही देते हैं, कि राजा को ही प्रकृति की विधियों की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि राजा को केवल उसकी व्याख्या करने के अलावा उसका पालन भी करना पड़ता है, इसीलिए उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी राजा को है। इसीलिए राजा को प्रकृति की विधियों का अनुसरण करने के लिए मजबूर करने वाली कोई प्रभावकारी मशीनरी नहीं है। इस प्रश्न को राजा के अंतःकरण के लिए ही छोड़ देना चाहिए। बोंदा का कहना है कि ये जो प्रश्न है इसको राजा के अंतःकरण के लिए ही छोड़ देना चाहिए, परंतु चूंकि अंतःकरण एक निजी वस्तु होती है, इसीलिए राजा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सुविधापूर्वक प्रकृति की विधि का उल्लंघन करके भी बिना किसी सजा से छूट सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए हैं आप उनको तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ से 100% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं और आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उन पर लगातार वीडियोस अपलोड हो रही है बीए के हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप देखकर अपने यूनिट्स को भी पढ़ सकते हैं और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर, महासंग्राम क्लासेस हर एक सब्जेक्ट के लिए अपलोड हो चुका है। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। कम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।